टेलीफोन थाने में कराना पड़ता था किसी को, तो विधायक जी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो विधायक जी 1 किलो सेव मंगा लेते थे उसको। अगर कोई थोड़ा पैसे वाला जाता था तो विधायक जी उससे 2 टाली बालू मंगा लेते थे। कोई भट्टे वाला अपने पैरवी के लिए चला गया तो विधायक जी 2 टाली उससे ईंटा मंगा लेते थे। यह ऐसा विधायक, और यहाँ की साइकिल लखनऊ भेजेंगे तो उधर से तहसील लेकर के मैं जरूर आऊँगा, ये विश्वास सिसवा के लोगों को दिलाना चाहता हूँ। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हमारे बगल में बैठे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी। सुनील सिंह जी को आप बहुत पहले से जानते हैं। कभी इन्हें योगी जी के हनुमान के रूप में देखा जाता था, योगी के साय की तरह ये देखे जाते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी में चले गए। बातें होंगी कुछ खट्टी मीठी तीखी भी होंगी। यूपी अब तक में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप कभी योगी सेवक के रूप में और हनुमान के रूप में जाने जाते थे, परछाई की तरह उनके साथ रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि आपने फिर समाजवादी पार्टी को पकड़ लिया? देखिए, बहुत पुरानी बातें हैं। 5 साल पहले हमने योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमारे गोरखपीठ के पीठाधीश्वर तो हैं जी, उनका सम्मान है पीठाधीश्वर के रूप में, लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। योगी आदित्यनाथ को जिन्होंने महंत अवैधनाथ से जोड़ा था, वो सबसे पहले महंत अवैधनाथ से जुड़ते ही उनको अपने से दूर कर दिए। जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की उंगली पकड़ करके राजनीति के शिखर पे राजनीति का कहरा सिखाया था, ऐसे लोगों से योगी आदित्यनाथ अपने को दूर कर लिए। और जिस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हिंदू युवा वाहिनी, जब योगी आदित्यनाथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल हम नौजवानों ने, पूर्वांचल के नौजवानों ने योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी दिया था जी। और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो आज हिंदू युवा वाहिनी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो योगी आदित्यनाथ से दूर होने वाले हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है। यानी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैंने कहा ना, वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जी। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ, और जब चुनाव में करारी हार होती है तो योगी आदित्यनाथ, चूंकि विद्यार्थी परिषद से योगी आदित्यनाथ ने टिकट मांगा था, पैनल में विद्यार्थी परिषद के आने के लिए प्रयास किया था, विद्यार्थी परिषद ने इनको अपने पैनल में जगह नहीं दिया, तो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े और बुरी तरह से गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव हारे। और वहां से निकल करके वो सीधे दिल्ली आते हैं और दिल्ली के संघ कार्यालय में वो टेलीफोन की ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और प्रचारक बनने की उनकी इच्छा होती है। लेकिन प्रचारक बनने से उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, तो उनको संज्ञान आता है कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार महंत अवैधनाथ जी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और गोरखपुर के सांसद भी हैं, हम उनके पास चलते हैं। हो सकता है कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति महंत अवैधनाथ से हो। तो महंत अवैधनाथ के पास पहुंचते हैं एक व्यक्ति के माध्यम से, जिनका नाम डॉक्टर आरपी सिंह होता है। आरपी सिंह के माध्यम से महंत अवैधनाथ के पास पहुंच करके आरपी सिंह को ही महंत अवैधनाथ से योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ से जुड़े तो महंत अवैधनाथ ने 1996 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1998 में योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। 1996 में जब योगी आदित्यनाथ आए तो गोरखपीठ से महंत अवैधनाथ से तमाम लोग जुड़े हुए थे, जिनको महंत अवैधनाथ का हनुमान कहा जाता था, जिसमें से टीपी शुक्ला जी थे, जिसमें से ओम प्रकाश पासवान जी थे। टीपी शुक्ला सहजनवा से विधायक हुआ करते थे, ओम प्रकाश पासवान मानीराम से विधायक हुआ करते थे, और ये दोनों लोग योगी महंत अवैधनाथ के दाहिने और बाएं हाथ हुआ करते थे। महंत अवैधनाथ की ताकत हुआ करते थे, उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब अपनी महंत अवैधनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने तो सबसे पहले उन्होंने पीठ से, गोरखपीठ से सबसे पहले अगर किसी को दूर किया तो टीपी शुक्ला और ओम प्रकाश पासवान को दूर किया। उसके बाद तो एक फहरिस्त बन गई, एक बहुत लंबी फहरिस्त बन गई, राकेश पहलवान से लेकर के, ज्ञान शाही से लेकर के, दीपक अग्रवाल, दया शंकर दुबे, प्रेम शंकर मिश्रा से लेकर के सुनील सिंह तक, बहुत लंबी फहरिस्त, जो योगी आदित्यनाथ को जिससे लगता था कि ये मेरा विकल्प बन सकता है, राजनीति में ये
आगे बढ़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने उसको दूर किया। हिंदू युवा वाहिनी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे देश में हिंदू युवा वाहिनी की चर्चा होने लगी थी। योगी आदित्यनाथ को लगा कि हिंदू युवा वाहिनी तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, ये संगठन, इस संगठन के लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आज तक किसी मंच पे हिंदू युवा वाहिनी का नाम नहीं लिया। हिंदू युवा वाहिनी के लिए योगी आदित्यनाथ, हिंदू युवा वाहिनी के जो भी कार्यकर्ता चाहे किसी जनपद के पूर्वांचल के हों, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनकी कोई पहचान नहीं हिंदू वाहिनी को। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप से हिंदू वाहिनी को दूर कर दिया। मुख्यमंत्री बनने से पहले हिंदू युवा वाहिनी तो गांव-गांव थी जी, चमक रही थी जी, तमाम धरना प्रदर्शन या जो भी हो जगाने का काम कर रही थी। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो वास्तव में वाहिनी तो खत्म हो गई। मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंजिल पे पहुंचने के लिए, छत पे पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और छत पे पहुंचने के बाद उस सीढ़ी को गिरा देते हैं, योगी आदित्यनाथ का चरित्र है। आप भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन आपने थाम लिया, आज अखिलेश सिंह के साथ रहते हैं। क्या आपको अंतर लगता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता होता है, और साधन कुछ भी हो, कोई भी साधन का उपयोग करना पड़े, सत्ता प्राप्त होना चाहिए। राम, प्रभु श्री राम के नाम पे ये फर्श से उठ करके अर्श पे आते हैं। और आप अभी देखें ना किस तरह से सत्ता के लोभी ये लोग हैं। प्रभु श्री राम की माता कौशल्या के चरित्र के ऊपर जो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को गले लगा करके आज पूरे प्रदेश का हीरो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये न जनता के हैं, न राम के हैं, और न किसी काम के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन का प्रयोग करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने की बात करती है। अगर समाजवादी पार्टी रमेश को सम्मान देती है तो समाजवादी पार्टी रहीम को भी उतना ही सम्मान देती है। एक ऐसी पार्टी है जो भाईचारा कायम करना चाहती है, जो अमन कायम करना चाहती है, जो खुशहाली लाना चाहती है। लेकिन 5 साल की सरकार आपने देखा, जिस तरह से गुस्से में सरकार चलाया गया, जिस तरह अहंकार में सरकार चलाया गया, जिस तरह से बेलगाम हो गए थे अधिकारी, जिस तरह से थाने बेलगाम हो गए थे, जिस तरह से फेक इनकाउंटर हो रहे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम शरीफ लोग जिस तरह से पुलिस या उत्पीड़न के शिकार हो रहे थे, क्या ये लोकतंत्र था? ये तो राजतंत्र से भी बदतर स्थिति 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। इसको समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग मन बना करके बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली, अमन, चैन और उत्तर प्रदेश में भाईचारे का माहौल अगर कोई बना सकता है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी? 100%। भी प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। प्रथम चरण के चुनाव में जो रुझान मिल रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां की आ रही हैं, जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, जो पीठासीन अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि 58 सीट में क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सूरज पश्चिम में डूबने जा रहा है। अच्छा, चुनाव आता है फिर राम रहीम की बात आ जाती है, जिन्ना की बात आ जाती है, बेरोजगारी क्यों गायब हो जाती है, महंगाई क्यों गायब हो जाती है? देखिए, जब कोई कुछ करेगा, हमने किया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो ट्रेन चलाया, हमने लोहिया आवास दिया, हमने लैपटॉप दिया, हमने कन्या विद्या धन दिया, हम 108 और 102 एम्बुलेंस चलाए, हम 100 नंबर को एक्टिव किए, हम महिला सुरक्षा के लिए 10 नंबर को एक्टिव किए। तो हमारे पास कहने के लिए कुछ था। इनके पास, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया विकास के नाम पे। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार की तरफ देखा नहीं। इन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। इन्होंने कहा 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। इन्होंने कहा हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, हवाई जहाज की यात्रा करेगा। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे। इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब कोई कुछ नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट जगाना। ये तो अच्छे दिन की बात करते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो क्या अच्छे दिन आ गए? क्या 200 रुपये किलो आज देश की जनता को सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है, 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है।
आज अपने बच्चे, बेरोजगार बच्चे रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन है? अगर ये अच्छे दिन हैं तो ये इस अच्छे दिन को उत्तर प्रदेश की जनता दूर से ही सलाम करती है। तो ये भी कहते हैं लोग कि समाजवादी पार्टी में माफिया है, ये तमाम बातें इस समय चल रही हैं कि सपा की सरकार आ जाएगी तो फिर माफिया। आप महाराजगंज में थे, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बता दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज तक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बता दे जिसने किसी का उत्पीड़न किया हो, जिसने किसी की जमीन कब्जा की हो, जिसने समाजवादी पार्टी के नाम पर किसी की हत्या किया हो कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं इसलिए और पार्टी के लोगों को जीने नहीं दूंगा। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक व्यक्ति। चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि महाराजगंज से लेकर के गोरखपुर तक, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक एक व्यक्ति को बता दे जो समाजवादी पार्टी का सिपाही किसी व्यापारी की दुकान कब्जा किया हो, किसी किसान को गोली मार दिया हो कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं। लेकिन उदाहरण देखने को मिला है इस सरकार में, इस सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा इसलिए किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री का बेटा है। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई देता? क्या ये गुंडई नहीं है? क्या यह दादागिरी नहीं है कि अपने हक की मांग करने वाले के ऊपर जीप चढ़ा दिया जाए, अपने हकूक की मांग करने वाले के ऊपर जीप चढ़ा दिया जाए? और मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं, जो कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडई बढ़ जाती है, एक आदमी आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि एक व्यक्ति बता दे जिसने महाराजगंज में इसलिए जमीन कब्जा किया क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो समाजवादी पार्टी का सिपाही है। एक व्यक्ति कोई नहीं बता सकता। सिर्फ माहौल खराब करने के लिए, अपने ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जनता को गुमराह करने का काम करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, किसानों को मौत के घाट उतार देते हैं, उसकी चर्चा ना हो, उस पर पर्दा पड़ जाए, इसलिए उलझुल की बातें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ करते हैं। चलिए अब कुछ हम लोकल मुद्दों पे भी आते हैं। आप इस समय महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में आए हुए हैं सपा प्रत्याशी के पक्ष में, तो क्या लगता है कि यहाँ लड़ाई किससे है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने 2017 में मतदान किया था और भारतीय जनता पार्टी के स्वनाम धन्य विधायक जी, जिसके बारे में मैं जब घूम रहा हूं, पहले से पता तो था, इनके आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में सबको जानकारी थी, लेकिन जब मैं गरीब जनता के पास जा रहा हूं, मैं मुसहरों के पास जा रहा हूं, मैं यहाँ के चौहान समाज के बीच में जा रहा हूं, मैं राजभर समाज के बीच में जा रहा हूं, तो पता चल रहा है कि अगर कोई एक टेलीफोन थाने में कराना पड़ता था किसी को, तो विधायक जी, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो विधायक जी 1 किलो सेव मंगा लेते थे उसको। अगर कोई थोड़ा पैसे वाला जाता था तो विधायक जी उससे 2 टाली बालू मंगा लेते थे। कोई भट्टे वाला अपने पैरवी के लिए चला गया तो विधायक जी 2 टाली उससे ईंटा मंगा लेते थे। यह ऐसा विधायक जो, अच्छा, कोई डाका डालता है, किसी को लूट लेता है 100 रुपये, तो उसको डाकू कहा जाता है। और लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, संस्थागत तरीके से जो लूट करता है उसको भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहा जाता है। और सिसवा विधानसभा में देखने को मिला है कि यहाँ का स्थानीय विधायक संस्थागत तरीके से लूट किया और जनता इंतजार कर रही है 3 तारीख को। जो लूटी हुई जनता, ठोकर खाई हुई जनता, और 2017 में जिसने धोखा खाया है, जिसके विश्वास के साथ धोखा हुआ है, वो जनता 3 तारीख का इंतजार कर रही है और उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह सिसवा विधानसभा के लोगों को साइकिल चुनाव निशान दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि साइकिल पे बटन दबाएंगे तो भ्रष्टाचार का अंत होगा, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो खुशहाली आएगी, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो अमन चैन कायम होगा, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगा, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो केजी से लेकर पीजी तक हमारी बेटी की पढ़ाई फ्री होगी, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो इंटर पास हमारे बच्चे को लैपटॉप मिलेगा, साइकिल पे बटन दबाएंगे तो हमारे कर्मचारी भाइयों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, साइकिल पे दबाएंगे तो इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। गुटबाजी की भी कुछ बातें आ रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है कि टिकट जो दिया गया है, इस टिकट को लेके देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले
हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि हम विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद का चुनाव लड़ें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता है, काम करता है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जब आवेदन मांगा तो हर विधानसभा में 10, 12, 15, 20, 30 लोगों ने आवेदन किया। पार्टी एक को देगी। पार्टी जब टिकट देती है तो तमाम चीज़ों पे को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे गठबंधन, हमारा कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन का जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके भी व्यवस्थाओं का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखना पड़ता है। सामाजिक और वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस नाते पार्टी 15 में, 8 में, 7 में एक कैंडिडेट को फाइनल करती है। और हमारे सिपाही इतने अनुशासित हैं, पूरे प्रदेश में हम ही टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने हमारी जगह पे किसी और को खड़ा कर दिया। आज आप देख रहे होंगे सुबह से मैं पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी जान के साथ पार्टी के लिए लगा हूं और पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा हूं। सबको टिकट मांगने का अधिकार है। सिसवा विधानसभा में भी कई लोग टिकट मांग रहे थे। अधिकार है मांगने का, मांगना भी चाहिए, पूरी ताकत के साथ मांगना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ मांगना चाहिए। लेकिन पार्टी तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए अगर 30 में, 15 में, 7 में किसी एक को कैंडिडेट बना देती है तो हम सब कैंडिडेटों, सारे आवेदकों का ये धर्म है, ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उस कैंडिडेट की मदद करके, उस कैंडिडेट की मदद करते हुए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की मदद करें। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ पे विधायक की लड़ाई नहीं है। हम विधायक के बन करके क्या करेंगे जी? हमारी सरकार नहीं बनेगी। हमारे विधायक जी देखे नहीं, 5 साल तक हमारे विधायक को जेल में अनायास रखा गया। आदरणीय श्री आजम खान साहब को, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को, उनकी पत्नी को जेल में रखा गया, अनायास जेल में रखा गया। तो हमारे लिए विधायक महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए सरकार महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता यह जानता है कि हमें सरकार बनाना है और सरकार तभी बनेगी जब सिसवा की साइकिल लखनऊ पहुंचेगी। चलिए, अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? देखिए, मैं घूम रहा हूं, बहुत पीड़ा होती है। अंग्रेजों के शासनकाल से सिसवा नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किया था। मुझे अफसोस होता है, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं जब सिसवा विधानसभा में घूम रहा हूं, विकास से कोसों दूर सिसवा विधानसभा है। सिसवा की भौगोलिक स्थिति, सिसवा की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि अब तक कब का सिसवा को तहसील बन जाना चाहिए था, सिसवा को डिपो बन जाना चाहिए था, सिसवा में शानदार तरीके की का चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी, शैक्षणिक संस्थाएं सिसवा में, कम से कम विश्वविद्यालय बनना चाहिए था सिसवा में, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था सिसवा में, टेक्निकल कॉलेज बनना चाहिए था सिसवा में, मैनेजमेंट कॉलेज बनना चाहिए था सिसवा में। लेकिन अफसोस, यहां की जनप्रतिनिधि जो भी हुए, चाहे जिस पार्टी दल के हुए, उनकी इच्छा शक्ति में कमी थी। और आज जब मैं समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में, अखिलेश यादव जी के सिपाही के रूप में इस विधानसभा में घूम रहा हूं, तो यहां की समस्याओं को बड़े करीब से देख रहा हूं और यहां के लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं, अगर आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साइकिल वाले निशान पर मिलेगा और यहां से अगर साइकिल आप लखनऊ भेजेंगे तो लखनऊ से मैं रिटर्न गिफ्ट लेकर के आऊँगा और सिसवा बाज़ार में तहसील का निर्माण, बस डिपो का निर्माण और एक शानदार तरीके का ट्रामा सेंटर का निर्माण सिसवा विधानसभा में कराऊंगा। हमें पूरा विश्वास है सिसवा की महान जनता, क्योंकि सिसवा के लोगों में कुछ अलग करने की जो क्षमता है, जो चाहत है, उस चाहत को देख करके मैं कह सकता हूं कि सिसवा का लोग भी चाहता है, सिसवा का व्यापारी भी चाहता है कि हमारा व्यापार भी होता रहे और हमारा बेटा इंजीनियर भी बन जाए, हमारा बेटा मैनेजमेंट का कोर्स भी कर ले, हमारा बेटा टेक्निकल हैंड भी उसके टेक्निकल भी हो जाए,
ऐसा सिसवा के लोग चाहते हैं। ये तभी हो पाएगा जब सिसवा के जनप्रतिनिधि के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की भरेगी और सिसवा में कुछ करने की जब चाहत कोई रखेगा, तब जाकर के सिसवा का विकास होगा। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि अगर सिसवा के लोग हमारे कहने पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करेंगे और यहाँ की साइकिल लखनऊ भेजेंगे, तो उधर से तहसील लेकर के मैं जरूर आऊँगा। ये विश्वास सिसवा के लोगों को दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। सुनील सिंह जी थे, इनसे हमारी बातें हुई, तीखी भी बात हुई, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। अखिलेश यादव जी ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और साइकिल के लिए लोगों से बात कर रहे हैं कि वो साइकिल लखनऊ तक पहुंचावें। आज सिसवा विधानसभा में आए हुए थे, कई दिनों से हैं ये क्षेत्र में दौड़ा भी कर रहे हैं। आप देखते रहिए यूपी अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।